आज यहीं रुकने का इरादा है क्या? कहो तो बिस्तर मंगवा लूं? रोहित की आवाज़ सुनकर कविता चौंक गई। और कोई दिन रहा होता तो उसका मूड प्रस्ताव सुनकर वह भी मूड में उतर आती, मगर आज उसका उत्साह बिल्कुल फीका पड़ चुका था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, रोहित ने कहा तो कविता उसके पीछे पीछे चल दी। घर पहुंचते ही दिन भर से रुका हुआ उसके आंसुओं का बांध टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। रोहित ने उसे कसकर जकड़ लिया। कविता के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर शब्दों का जैसे अकाल सा पड़ गया था। वह रोती रही। रोहित उसकी पीठ सहलाता रहा, उसके बालों को हाथ में फिराता रहा, उसे चूमता रहा। दर्द और मानसिक पीड़ा से गुजरती हुई वह कब उसकी बाहों में सिमट गई, दोनों को पता ही नहीं चला। सुनो कविता, दिल का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, जरा सी ठेस से टूट जाता है। अंजलि को किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जब तक वह यहाँ है तुम उसे मैसेज और कॉल मत करना। व्हाट्सएप ऐप पर ज़रूरी हो तो ही मैसेज करना। कपड़े पहनते हुए रोहित ने उसे अपनी बात बता दी और फिर गुनगुनाता हुआ चला गया। कविता रात भर अपने रिश्ते के बारे में सोचती रही। कभी उसे रोहित सही लगता तो कभी बहरूपिया। कभी रोहित के प्यार पर शक हो जाता तो कभी उसकी वार्षिक स्थिति पर दयासी आ जाती। कभी अंजलि पर तरस आता तो कभी खुद पर अभिमान होता, तो कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार समझने लगती और पलकें भीग जाती। इसी कश्मकश में रात बीत गई। सुबह होते ही आदतन उसका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ गया। रोज सुबह उठते ही पहला गुड मॉर्निंग का मैसेज रोहित को भेजने की आदत जो ठहरी, लेकिन कल रात की बात याद आते ही उसके हाथ रुक गए। वह अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करने लगी। फिर दिमाग को झटका और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। जब तक अंजलि यहाँ शहर में रही तब तक कविता और रोहित का रिश्ता कभी खुशी कभी गम की स्थिति में रहा। रोहित का पत्नी को वक्त देना कविता को नागवार गुजरता, अपने प्रेम और समर्पण का अपमान लगता। वह नाराज हो जाती, कई कई दिनों तक रूठी रहती। फिर किसी दिन रोहित उसके फ्लैट पर आता, उसके साथ 2-4 घंटे बिताता, उससे प्यार जताता, उसे मनाता, अपने प्यार का भरोसा दिलाता। कविता खुश हो जाती, मगर 5-6 दिन बाद फिर वही ढाक के दिन पात कहानी जहाँ से शुरू होती घूम फिर कर वहीं पर आ जाती। आखिरकार 4 महीने बाद जब अंजलि वापस गांव लौट गई तो अभी तक कविता ने राहत की सांस ली। अब रोहित पर भी कोई बंधन नहीं था, वह पूरी तरीके से कविता का हो गया। फिर से वही देर रात तक फ़ोन और चैटिंग का सिलसिला चलता रहा। अक्सर दोनों की बातें रोमांटिक वीडियो चैट पर ही ख़त्म होती थीं। रोहित पहले की तरह कविता के सारे नाज उठाने लगा। कविता अपनी जीत पर फूली नहीं समाती थी। रोहित यार, आजकल ये सोसाइटी वाले तुम्हारे आने जाने पर सवाल करने लगे हैं। फ्लैट के मालिक ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। प्लीज़ ग्रीन हाउस सोसाइटी में एक फ्लैट दिलवा दो ना। डाउन पेमेंट तुम दो, किस्तें मैं चुका दूंगी। एक रात कविता ने रोहित को शीशे में उतार ही लिया। फ्लैट की चाबी हाथ में आते ही कविता अपनी जीत पर झूम उठी। 45 का रोहित अब 50 की तरफ बढ़ने लगा था। अंजलि के कहने से रोहित ने अपने बेटे को शहर के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। इस कारण कविता से उसका मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया था। आजकल वह कविता का झुकाव ऑफिस में आए दीपक की तरफ ज़्यादा महसूस करने लगा था। कविता का उससे छुप छुप कर बातें करना रोहित को फूटी आंख नहीं सुहाता था। आजकल दीपक से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो रही है। एक दिन आखिर चिढ़कर रोहित ने कह ही दिया, मैंने कभी अंजलि को लेकर तुमसे कोई सवाल किया क्या? कविता ने प्रश्न के बदले प्रश्न ही किया। वह मेरी पत्नी है, हो सकता है कल को मैं भी दीपक की पत्नी बन जाऊं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम मेरे साथ फुर्सत से टाइम पास कर रही थी? रोहित तिलमिला उठा। बार बार बजती मोबाइल की घंटी से परेशान होकर कविता ने स्कूटर
रोक कर देखा, जैसा कि उसे अंदेशा था नानी का ही फोन था। झुंझुलाते हुए कविता ने फोन काट कर स्कूटर आगे बढ़ा दिया। क्या घड़ी घड़ी फोन करके परेशान करती रहती हैं? आप तो सारा दिन खाली बैठी रहती हैं, लेकिन मुझे तो नौकरी करनी है ना। बॉस जब छोड़ेगा तभी तो आऊँगी। प्राइवेट जॉब है, बाप की नौकरी नहीं है कि मेरी मनमर्जी चलेगी। आधे घंटे बाद दनदनाती हुई कविता घर में घुसती है। घुसते ही अपनी नानी पर बरस पड़ी। घड़ी देखिए, रात के 10 बज रहे हैं। फिक्र नहीं होगी क्या? नानी आपे से बाहर होते हुए उसे हाथ पकड़कर घड़ी के सामने ले गई। बच्ची नहीं हूँ मैं जो घड़ी के साथ बंध जाऊं। और आप? कब तक आपका बोझ ढोती रहूंगी मैं? मैंने जिंदगी भर आपको पालने का ठेका नहीं ले रखा है। भाई के पास क्यों नहीं चली जाती हैं, ताकि मैं शांति से जी सकूं? कविता गुस्से से चिल्लाई। उसे नानी की यह हरकत बहुत ही नागवार गुजरी। उसने उनका हाथ झटक दिया। नानी दर्द से बिलबिला उठी। आंखों में आंसू भर आए। वे चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। उन्हें कविता के इस व्यवहार की जरा भी उम्मीद नहीं थी। शरीर से भी ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था। यह वही कविता है जिसे पिछले 10 सालों से मैं अपने दिल से लगाए जी रही थी। अपनी बेटी को दुर्घटना में खोने के बाद उनकी इस आखिरी इंसान निशानी को सहेजने में मैंने अपनी सारी उम्र झोंक दी, और आज जवान होते ही मैं उसे बोझ लगने लगी। नानी रात भर सोचती और सिसकतियाँ लेती रही। आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया। कविता ने भी पूछा नहीं। सुबह होते ही नानी ने अपनी छोटी प्रिया को फ़ोन कर रात की सारी घटना सुना दी। प्रिया ने तुरंत फ़ोन पर कविता को आड़े हाथों लिया, मगर कविता भी रात से भरी बैठी थी। उसने भी मौसी जी को खरी खोटी सुना दी। गुस्साती हुई प्रिया दोपहर तक आई और शाम होते होते नानी को अपने घर ले गई। कविता यही तो चाहती थी। अब वह पूरी तरह से आ जाती। उसे और रोहित के बीच अब कोई दीवार नहीं रह गई। अब वह रोहित के साथ समय बिताएगी और प्यारी प्यारी बातें करेंगी। रोहित के साथ और के बारे में सोचते ही सोचते उसके गाल लाल हो गए। लो मैं आ गई, अब कर लो अपनी हसरतें पूरी। सुबह सुबह कविता को आया हुआ देख रोहित चौंक गया। उसके पीछे से एक औरत आ रही थी, जिसे देखकर कविता की सपक आ गई। उस महिला ने अपनी तीर भरी नज़रों से रोहित पर गड़ा दिया। और यह कविता है, बेंगलोर से आई है। यहाँ आज ऑफिस में मीटिंग है। मैंने ही इन्हें कहा था कि सीधे घर आ जाएं, फिर साथ ही चलेंगे। कविता या अंजलि है मेरी पत्नी। रोहित ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी अनजाने के डर से उसकी लड़खड़ाती जबान को साफ साफ महसूस किया जा रहा था। कविता इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसने किसी तरह वहाँ 2 घंटे बिताए और फिर रोहित के साथ गाड़ी में बैठकर गई। उसका मूड उखड़ा हुआ था। अरे यार, तुम भी कमाल करती हो। इस तरह धमकाने की पहले आने की ज़रूरत क्या थी? बता तो देती। रोहित ने उसका मूड ठीक करने के लिए कोशिश की। कविता चुप रही। रोहित उसका बॉस है। 45 साल के रोहित और 27 साल की कविता की जोड़ी कहीं से भी मेल नहीं खाती। मगर इश्क उम्र देखकर कहाँ होता है, वह तो बस हो जाता है। कविता को भी हो गया। रोहित शादीशुदा है, मगर अपनी पत्नी को यहाँ शहर में अपने साथ नहीं रखता। वह गांव में उसी के माँ बाप की सेवा करती है। रोहित के 2 बच्चे भी हैं, मगर कविता को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। वह तो रोहित की दीवानी है। कितना प्यार आता है उसे जब रोहित उसे बाहों में अपने कसकर पकड़ लेता है और वो उसे छुड़ाकर अपने घर जाती है। और उस दीवानों की तरह रोहित उसे एकटक देखता रहता है। रोहित ने कितनी ही बार इशारों इशारों में कविता के साथ रात बिताने की इच्छा जाहिर की, मगर नानी के चलते उसे स्वीकार नहीं कर सकी थी। मगर अब वह नानी नाम की उस बेड़ी को उतार फेंक चुकी है। अब उसके पाँव को कोई भी नहीं रोक सकता रोहित के पास जाने से। अभी परसों की ही तो बात है, जब वह ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही थी। रोहित ने रोमांटिक होते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर गुनगुनाया, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं।
बस तभी से वह उसकी बाहों में पूरी तरह से सिमट जाने को बेचैन होती थी। यह तो अंजलि जरा सीधी सादी गांव की औरत है, वरना बवाल हो जाता। रोहित ने फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कविता खिड़की के बाहर देखती रही। ऑफिस आ चुका था। रोहित ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। शाम को मेरा इंतज़ार करना, घर छोड़ दूंगा। रोहित उसके गाल को छूने की कोशिश करता है, मगर कविता ने उसके हाथ को झटक दिया। आज उसका काम में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था। वह तय भी नहीं कर पा रही थी कि यह रोहित से सिर्फ नाराज़गी है या उनके बीच रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। वह रोहित को भी चाहती तो थी, मगर अंजलि की मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अंजलि की सच्चाई से भी वह वाकिफ थी, तो फिर दिल में दर्द क्यों महसूस कर रही थी। आज कविता बहुत खुश नजर आ रही थी। इसी महीने के दूसरे रविवार को उसका जन्मदिन था। कविता ने एक यादगार शाम रोहित के साथ बिताने का पूरा प्लान बना लिया था। उसने तय भी कर लिया था कि इसी खास दिन वह रोहित से अपने रिश्ते पर सामाजिक मुहर लगाने की बात करेगी, लेकिन यकीन था कि उसे रोहित उसे मना नहीं करेगा। कविता की बेसब्री से दूसरे रविवार का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। शनिवार की रात 12 बजते ही जैसे ही कविता को यकीन था, रोहित का फोन आया। कविता ने अदा से इठलाते हुए कॉल रिसीव की। हेलो कविता, मुझे अभी इसी वक्त गांव के लिए निकलना होगा। अंजलि सीढ़ियों से गिर गई। शायद उसके पाँव में गहरी चोट आई है। तुम ऑफिस संभाल लेना प्लीज। यह कहकर रोहित ने फोन रख दिया। कविता सकते में आ गई। वह लगातार अपने मोबाइल को घूरती थी, जिस पर अभी अभी कॉल करके रोहित ने उसके सारे सुनहरे सपने को चकनाचूर कर दिए थे। रोहित मेरे प्यार को खेल समझ रहा था, या फिर मैं ही उसके खेल को प्यार समझ रही थी। मैं चाहे रोहित के प्यार में खुद को ख़त्म भी कर लूं, तब भी सामाजिक रूप से उसे नहीं पा सकती। हमारा रिश्ता कभी फुर्सत या ज़रूरत पर निर्भर हो गया है। उसकी पहली प्राथमिकता आज भी अंजलि ही है, उसकी पत्नी। यदि वह प्रैक्टिकल हो सकता है, तो मैं भी क्यों भावनाओं में बह रही हूँ। मुझे भी दुनियादारी होना चाहिए। अगर वह मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं भी क्यों ना प्रैक्टिकल हो जाऊँ। गुस्से और अपमान से जलती हुई कविता ने एक ठोस निर्णय ले लिया। 10 दिन के बाद गांव से लौटा रोहित सीधा कविता के फ्लैट पर गया। कविता अभी ऑफिस से ही लौटी थी। उसे देखते ही एक बार तो कविता ने मुंह फेर लिया, मगर तुरंत ही उसके गले में बाहों का हार डाल दिया। अब अंजलि की तबीयत कैसी है? उसने पूछा। ठीक है, पाँव में मोच आई है। तुम कहो क्या किया जाए यहाँ अकेले? रोहित के हाथ उसके बालों से होते हुए उसकी पीठ तक पहुँच गए थे। रोहित सुनो, मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए। वैसे भी मेरे बर्थडे पर तुम मेरे साथ नहीं थे। सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। कविता इठलाते हुए बोली। ओके बेबी, लाओ अभी ऑर्डर करते हैं, लेकिन पहले केक तो खिला दो। रोहित ने रोमांटिक होते हुए कविता से कहा। वह कविता को पाने के लिए उतावला होता जा रहा था। उसने कविता को और भी कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। ना ना, पहले गिफ्ट उसके बाद केक। कविता ने उसे प्यार से झटक दिया। जैसे मेरे हुजूर की मर्जी, पहले मोबाइल ही ऑर्डर करते हैं। रोहित ने ज़रा नाटकीय अंदाज में झुककर कहा, तो कविता खिलखिला उठी। धीरे धीरे कविता ने रोहित के क्रेडिट कार्ड से नया स्कूटर, महंगे गैजेट, डायमंड के गहने और बहुत सा सामान इकट्ठा कर लिया। अब उसकी चाह पॉश इलाके में एक फ्लैट खरीदने की थी। रोहित यार, आजकल ये सोसाइटी वाले तुम्हारे आने जाने पर सवाल करने लगे हैं। फ्लैट के मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया है। प्लीज़ ग्रीन हाउस सोसाइटी में एक फ्लैट दिवा दो ना। डाउन पेमेंट तुम कर देना, किस्तें मैं चुका दूंगी। एक रात कविता ने रोहित को शीशे में उतार ही लिया। फ्लैट की चाबी हाथ में आते ही कविता अपनी जीत पर झूम उठी। 45 का
रोहित अब 50 की उम्र में बढ़ने लगा था। अंजलि के कहने से रोहित ने अपने बेटे को शहर के कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था। इस कारण कविता ने उसका मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया था। आजकल वह कविता का झुकाव ऑफिस में आए दीपक की तरफ महसूस करने लगा था। कविता का उससे छुप छुप कर बातें करना रोहित को फूटी आंख नहीं सुहाता था। आजकल दीपक से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो रही है। एक दिन आखिर चिढ़कर रोहित ने कह दिया, मैंने कभी अंजलि को लेकर तुमसे कोई सवाल किया क्या? कविता ने प्रश्न के बदले प्रश्न दागा। वह तुम्हारी पत्नी है, हो सकता है कल को मैं भी दीपक की पत्नी बन जाऊं। क्या बकवास कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम मेरे साथ फुर्सत के टाइम पास कर रही थी क्या? रोहित तिलमिला उठा। फुर्सत ही तो था ना, फिर मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम क्यों? तुम्हें तो मेरे और अंजलि के बारे में सब पता था ना। बात खुलने पर समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाती, मेरा घर बर्बाद हो ही जाता। तुम करो तो अपनी गृहस्थी बचाने का नाम दे दो और मैं करूँ तो टाइम पास। वाह जी वाह, तुम्हारे दोहरे मापदंड। कविता ने नाटकीय अंदाज में ताली बजाते हुए कहा। मैं दीपक को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। रोहित ने अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। जरूर बताओ, मगर क्या इस आग की लपटें अंजलि तक नहीं पहुंचेंगी? तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ेगी क्या रोहित? जिस गृहस्थी को बचाने की कोशिश तुम आज तक करते रहे, क्या वह बिखर नहीं जाएगी? मेरा क्या है, दीपक चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा, मगर तुम अंजलि को कैसे लौट कर ला पाओगे? कविता ने ठहाके लगाया। रोहित हारे हुए जुआरी की तरह घर लौट आया। रोहित के जाने के बाद कविता बहुत बेचैन हो गई। रह रहकर दुख और बेबसी से दिल में हुक सी उठ रही थी। क्या करे, किस बात का मन में हल्का करे, कौन है किसके साथ सामने दिल खोल कर रख दे। सोचते हुए उसने दीपक को फ़ोन लगाया। मिस कॉल हो गई। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी एमएमएस अलर्ट बजा। घर वालों के साथ बैठा हूँ, बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो, फ्री होकर कॉल करता हूँ। दीपक का मैसेज पढ़कर कविता रुलाई की तरह बस बिल्कुल फूट कर रो पड़ी। फिर वही कड़वी सच्चाई, फुर्सत या ज़रूरत। बस दीपक का इश्क भी फुर्सत की तरह टाइम पास ही निकला। वह भी ज़रूरत या फुर्सत होने पर ही उसे याद करता है। लेकिन वही क्यों, मैं खुद भी तो यही कर रही थी। फुर्सत का टाइम पास, दुनिया में तमाम रिश्ते इसी सूरत में ही तो निभाए जा रहे हैं। कविता की आंखें भर आईं। तुम तो दुनियादारी जान गई थी ना, फिर भी यह शिकायत क्यों? उसके भीतर से आवाज़ आई। हाँ जान गई थी, मगर ये जो सुख है ना, उसके पीछे भागते भागते मैं थक गई हूँ। कुछ देर निस्वार्थ प्रेम की ठंडी छाँव में बैठकर सुस्ताना चाहती हूँ। क्या यहाँ बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता? नानी, हाँ जान नानी, जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम किया था, मुझे इस लायक बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मगर मैंने क्या किया उनके साथ? अपनी ज़रूरतें पूरी होते ही दूध में गिरी मक्खी की तरह उनको निकाल फेंका। मैं किस तरह से उन्हें मुंह दिखाऊंगी? कविता नानी से किए गए अपने व्यवहार को याद करती और अफसोस से भर जाती है। नहीं, मुझे भरोसा है कि नानी मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगी। कविता ने दिल से कहा। भरोसा तो तुम्हें रोहित और दीपक पर भी था ना? भीतर से विरोधी स्वर उठे। वह प्यार नहीं बल्कि सौदा था। हम सभी एक दूसरे के प्यार के बदले उम्मीद करते हैं कुछ पाने की, मगर नानी ने मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। उन्होंने फुर्सत या ज़रूरत ना होते हुए भी सदा मेरा साथ दिया। मैं कल ही मौसी के घर जाकर उन्हें मना लूँगी। एक बार फिर सोच लो, कहीं अपमानित न होना पड़े। आखिर नानी भी तो इसी ग्रह की प्राणी है। मन में उसे चिताया, देखा जाएगा, कुछ और मिले ना मिले। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम की तरह एक सबक ही सही, मैं ज़रूर जाऊंगी।
कविता अपने अंतर विरोध का विजय पा चुकी थी। अब कविता मौसी के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं दोस्तों, वो हमेशा हमसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जो हमारे अपने खून के रिश्ते हैं वही हमसे कभी कुछ नहीं मांगते हैं। तो रिश्तों की कदर कीजिए। इंसान है तो बंधन में बंधना पड़ेगा, पक्षी थोड़ी ना है जो बस हम उड़ जाएंगे और हमें बिल्कुल आज़ादी मिल जाएगी। ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब